This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. सर, स्ट्रोक या पैरालिसिस की बात करें यानी कि लकवा की बात करें तो ये कैसे होता है? क्या ये स्ट्रेस की वजह से होता है? कई ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं और उनमें इस तरह के केसेस ज़्यादा पाए गए हैं। तो पैरालिसिस होने के पीछे रीज़न क्या है? क्या ये यंगस्टर्स में भी देखने को मिलता है या ये एक्सीडेंटल इश्यूज़ में सामने आता है? स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस और जितना आजकल लोग स्ट्रेस लेंगे, जितना उनकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस होगा, और स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। तो मेल प्लस स्ट्रेस प्लस स्मोकिंग एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल आपका बहुत बड़ा कारण है कि आपको स्ट्रोक होगा। तो अभी तक स्ट्रोक जो होते थे वो ओल्ड एज में जाके होते थे, लेकिन अब 30s 40s में भी स्ट्रोक्स हो रहे हैं क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। और स्ट्रेस तो हर बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यानी बच्चों में भी स्ट्रोक देखने को मिलता है? बच्चों में यूजुअली नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि मेनली आपका 30s 40s से ही स्ट्रोक पेशेंट स्टार्ट होते हैं। तो सर, स्ट्रोक और पैरालिसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं या फिर ये एक ही बात है? ये एक ही बात है लगभग। पैरालिसिस तो किसी भी कारण हो सकता है और स्ट्रोक एक कारण है जिससे पैरालिसिस होता है। सर, इसके लक्षण क्या है? स्ट्रोक में क्या होता है, कैसे पता स्ट्रोक चलता है कि स्ट्रोक में आपको हाथ पैर में कमजोरी आएगी, धीमे धीमे कमजोरी बढ़ेगी, साथ में हल्का हेडेक वगैरह आएगा और वॉमिटिंग वगैरह भी आ सकता है, इंसान ड्राउजी भी हो सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया जो हेमिस से है वो धीमे धीमे होगी। आपके पास समय होगा कि आप हॉस्पिटल जाएं और इलाज कराएं, मतलब थोड़ा समय, 6-8 घंटे का फ़र्क उससे ज़्यादा रहता है। जी डॉक्टर, बहुत सारे लोग हैं शिकायत लेकर के आते हैं कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे हैं एकदम से। पास्ट में कभी नहीं हुआ पर अब होने लगे हैं या थोड़े थोड़े समय पे होते हैं। रीज़न नहीं पता है कि क्या रीज़न है। तो ये न्यूरो से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है या फिर इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है? दिमाग में जो आप मिर्गी की बात कर रहे हैं तो ये न्यूरो से ही रिलेटेड है। मिर्गी के दौरे आते हैं, ये न्यूरो से ही रिलेटेड है। और इसमें मिर्गी के दौरे का कोई भी कारण हो सकता है। बच्चों में जैसे फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, न्यूबॉर्न चाइल्ड में या 1-2-3 साल की उम्र में जब बहुत ज़्यादा फीवर आता है बच्चे को तो भी उसको फिट्स हो जाते हैं, फिट्स आने लगते हैं। और कभी न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, दिमाग में इन्फेक्शन, कीड़ा, ये भी कारण है कि फिट्स के। और बाकी जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उसमें ब्रेन स्ट्रोक, आपका ब्रेन ट्यूमर्स भी काफ़ी प्रेजेंट करते हैं फिट से। बाकी ब्रेन में इन्फेक्शन है और आपका कोई भी इन्फेक्शन ले लीजिए, अगर आप ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस वगैरह भी है तो ये भी आपका एक कारण रहता है कि वहाँ पर आपको फिट्स आने के। सर, इसमें कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही है पास्ट में तो भी ये हो सकता है कि आपको सडन ये नज़र आ सकता है कि आपको फिट्स पड़ रहे हैं? ज़बान टेढ़ी हो गई है, हाथ पैर आपके अकड़ गए हैं, झाग निकलने लगा है, काफ़ी डरावनी सिचुएशन होती है, इसमें फर्स्ट एड क्या दिया जा सकता है? देखिए, जब भी फिट्स आएगा, पहला फिट्स तो आपको सडन ही आएगा, आपको उसके पहले तो कोई हिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। तो पहला अगर कभी किसी को फिट्स आता है तो भाई सबसे पहला काम तो यही है कि आप उसको
न्यूरो रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ वाला हॉस्पिटल है आप वहाँ लेके जाइए। और अगर आप वहाँ नहीं लेके जा सकते हैं तो आप स्ट्रोक, अगर किसी को फिट्स आ रहे हैं तो उसको आप रोकिए नहीं, आने दीजिए और पेशेंट को थोड़ा सा कन्वर्ट करा दीजिए, उसको उसका मुंह जो है वो ओपन रहे ताकि जो भी सांस अंदर जाती रहे और मुंह से जो भी लाल वगैरह है, पानी वगैरह नीचे आए। और ऐसे में स्थिति में कभी लोग पानी पिला देते हैं, नींबू पानी वगैरह ये सब, तो उसमें मुंह से तो कुछ नहीं देना चाहिए। और जैसे ही स्ट्रोक आधे 1 मिनट में फिट्स ख़त्म हो जाता है तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर ड्यूरेशन क्या होना चाहिए जिसके बाद लगे कि यार अब ये नहीं बंद हो रहा है, अब इसके बाद हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है? कितने ड्यूरेशन तक रुक के देखना है कि चलो नहीं, ठीक देखना है? तो बिल्कुल ही नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि भाई फिट्स रुक रहे हैं नहीं, आप फिट्स आ रहे हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, बस आपको मुंह से कुछ देना नहीं है और जो ट्रांसपोर्टेशन में है आपको फिट्स रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट को कन्वर्ट कराइए और एयरवे उसका पेटेंट रखिए, खुला रखिए। ठीक है सर। ये बताइए कि ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको शिकायत होती है कि मैं चीज़ें नहीं याद रख पा रहा हूँ, अभी की बताई हुई चीज़, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, नहीं ध्यान में है, पास्ट की कोई चीज़ है भूल गए हैं। ये जो मेमोरी लॉस है इसके पीछे की क्या वजह है? स्ट्रेस तो सर जैसा आपने बताया, लाइफस्टाइल, ये तो एक कारण है ही, इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके कारण अलग रीजंस, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स भी कभी कभी इस तरह प्रेजेंट करता है कि मेमोरी लॉस वगैरह होता पेशेंट्स को आ रहा है। और बाकी अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं उनमें डिमेंशिया मोस्ट कॉमन है। ओल्ड एज में पेशेंट अपनी चीज़ें भूलने लगते हैं, तो इसके लिए भी मेडिकेशंस हैं। मेडिसिन से पेशेंट्स को थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। और बाकी जैसा MRI CT स्कैन में जो आपकी फाइंडिंग्स आएगी उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट होता है। तो सर यंगस्टर्स में भी ये देखने को मिल रहा है, ये कॉमन है या फिर ये सिर्फ ओल्ड एज में ही नोटिस किया जाता है? ओल्ड एज में ही नोटिस किया है, यंगस्टर में तो मेमोरी शार्प रहती है, इतना नहीं लॉस उतना होता है। बाकी स्ट्रेस की वजह से कोई अगर है तो बात अलग है। डॉक्टर हमें ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण हो सकते हैं? कई बार बच्चों में भी पाया गया है कि ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ हैं, या बड़ों में भी देखा गया है। कैसे पता लगता है कि ये ब्रेन ट्यूमर ही है? इसके लिए जाकर के जांचें करानी पड़ती हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये रोका जा सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं जैसे सिर दर्द, हेडेक होता है, दौरे आते हैं, कईयों को हेडेक के साथ वॉमिटिंग आ रही है तो ये एक सस्पेक्शन हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो दिमाग में। किसी को फिट्स आ रहे हैं, फिट्स भी एक ब्रेन ट्यूमर का एक सिम्टम्स है। बाकी हाथ पैर में कमजोरी, ये भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण। लेकिन ये सब जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है कि कभी हेडेक हो गया, उसके बाद फिर वॉमिटिंग आ रही है, हाँ, उसमें फिर कभी फिट्स आ गए और धीमे धीमे हाथ पैर की कमजोरी चालू हो गई है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट करती हैं कि इसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सर्जरी अगर देखी जाए तो क्या इसका ट्रीटमेंट है? कैसी सर्जरी करवाई जाती है? कितना लंबा प्रोसेस है? क्या इसमें कई सर्जरी इन्वॉल्व होती हैं या ये ट्यूमर देख करके बताया जा सकता है कि कितनी सर्जरी इन्वॉल्व होंगी? देखिए, ब्रेन ट्यूमर में सबसे पहले तो MRI CT MRI होता है। तो MRI के आधार पे पता लगता है कि ट्यूमर कहाँ है, सेरिब्रम में है या सेरिबेलम में है, कि किस एरिया में ट्यूमर है। दूसरी चीज़ कि ट्यूमर कौन सा टाइप का ट्यूमर है और किस ग्रेडिंग का ट्यूमर है। अच्छा। हाँ, कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि कम ग्रेड के होते हैं और कई ट्यूमर ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के होते हैं। तो जो लो ग्रेड वाले वो ट्यूमर होते हैं तो उसको निकालने में बेनिफिट रहता है कि पेशेंट की लाइफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा। जो हाई ग्रेड ऑफ ट्यूमर्स होते हैं उसमें सर्वाइवल पेशेंट्स का कम रहता है, कुछ महीने या कुछ साल से ज़्यादा का सर्वाइवल नहीं रहता है। जैसे कि हाई ग्रेड ग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा वगैरह होते हैं, उनमें सर्वाइवल कुछ ही महीनों का होता है अगर आप उसको ऑपरेट करते हैं तो। और बाकी कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे मेनिंजियोमास वगैरह होते हैं, तो ये ट्यूमर्स होते हैं, पिट्यूटरी एडेनोमा वगैरह, ये आपने अगर निकाल दिए हैं तो पेशेंट की लाइफ काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं रहता है और सालों साल पेशेंट बिना रिकरेंस के भी ठीक हो जाता है।
सर ये बताइए कि क्या चांसेस हैं कि एक आदमी को आज ट्यूमर हुआ, उसको सर्जरी करके ठीक कर दिया गया है और फिर दोबारा नहीं होगा, ऐसे चांसेस रहते हैं? या दोबारा भी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे दोबारा से ट्यूमर हो गया, ऐसा कभी हुआ है? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्यूमर की कौन सा वैरायटी ऑफ ट्यूमर है। ठीक है, अगर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं तो उनमें निकालने में बेनिफिट रहता है, जैसे मेनिंजोमस टाइप के ट्यूमर्स, उसमें अगर आपने एक बार निकाल दिया तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम रहते हैं इनके। अच्छा। हाँ, पेशेंट का दोबारा ट्यूमर रीग्रो होना या रिकरेंस होना ये कम रहता है। लेकिन वहीं अगर ट्यूमर का ग्लायमा टाइप का ट्यूमर्स हैं, उसमें दो तरह के होते हैं, लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। तो अगर लो हाई ग्रेड वाले ट्यूमर्स हैं तो वो रिकरेंस होंगे ही होंगे, और जल्दी रिकरेंस होंगे, कुछ ही महीनों में, पूरा निकालने के बाद भी कुछ महीनों में दिक्कत हो जाएगा, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग और सिचुएशन रहती है। दूसरे अगर ग्लायमा जो लो ग्रेड के होते हैं, उसमें अगर ऑपरेशन होता है तो चांस सर्वाइवल थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, 2-5 साल का सर्वाइवल आपका एक्सटेंड हो जाता है। सर ये बताइए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बुज़ुर्गों में ऐसे केसेस सामने आए हैं कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है, बट अगर आप पास्ट देखें तो ना उनको गिर के कहीं चोट लगी है, ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सर पे चोट आई है। क्या रीज़न होता है कि बुज़ुर्गों में ब्रेन हैमरेज देखने को मिलता है? देखिए, जो बुजुर्गों में जो ओल्ड एज में ब्रेन हैमरेज होता है, उसको मोस्टली तो टाइप होता है वो क्रोनिक एसडीएच होता है, और ऐसे में पेशेंट को कोई चोट नहीं लगी होती है, बीपी भी नॉर्मल रहता है इनका, और लेकिन और पेशेंट भी बिल्कुल ठीक ठाक आते हैं। हल्का फुल्का उनको हेडेक्स वगैरह रहता है और हल्की फुल्की कमजोरी, हाथ पैर में कमजोरी रहती है, लेकिन जब उनका सीटी स्कैन कराया जाता है तो उसमें हमें हैमरेज, ज़्यादातर हैमरेज मिलता है। तो वो एक्चुअली होता ओल्ड एज में ही है, और ओल्ड एज में जो नसें बहुत ज़्यादा हमारी कॉर्टिकल वेन्स हैं जो बहुत थिन आउट हो जाती है, वो हल्के से ट्रैवल ट्रॉमा, थोड़ा सा किसी ने हल्का सा मार दिया है या आपको झटका लग गया है, कहीं स्लिपी आप हो गए हैं तो, या गेट वगैरह कुछ कुंडी वगैरह भी लग गई है आपको, तो उसके वजह से भी वहाँ पर कॉर्टिकल वेन्स डैमेज हो जाती हैं, और धीमे धीमे जो ब्लीड होता है, माइन्यूट होता है, वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। और 3-4 हफ्ते में, कुछ हल्के से चोट के 3-4 हफ्ते बाद हमें पता लगता है कि पेशेंट को पता लगता है कि उसको थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं कि एक्यूट वाले, कि बहुत ज़्यादा उसको सीवियर हेडेक है ये है। तो उसमें जब सीटी स्कैन पता कराया जाता है तो पता लगता है कि उसमें दिमाग में हेमरेज है, और उसमें पेशेंट काफ़ी बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। पेशेंट एक बार ऑपरेट हो जाता है तो लाइफ काफ़ी अपनी एक्सटेंड कर लेता है, काफ़ी आगे जीता है, और ब्रेन इसकी सर्जरी भी काफ़ी सिंपल और इजी और ज़्यादा रिस्की नहीं है। डॉक्टर, अक्सर मैंने ऐसे सुना है, ऐसे केसेस आते हैं सामने कि दिमाग में कीड़ा चला गया है और कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से वो, आज की डेट में जो आप खान पान है लोगों का अच्छा नहीं है, कच्ची सब्जियों में अक्सर देखने को मिलता है, पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, बंद गोभी वगैरह है, अगर आपने साफ़ नहीं किया है, साफ़ से करके आपने खाना नहीं बनाया है, तो वो खा करके आपके दिमाग तक पहुंच सकता है और नुकसान कर सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? आप बताइए कि इसका महत्व क्या है, इस तरह के केसेस को कैसे रोका जा सकता है? जिस बीमारी की आप बात करते हैं उसको हम लोग न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस कहते हैं, और इसमें जो हाफ कुक्ड फूड होता है, मेनली मीट, और इन सबको खाने की वजह से दिमाग में वो कीड़ा जो है वो दिमाग में पहुंच जाता है। इसका सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट, मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स फिट्स के लेके आते हैं कि उनको फिट्स हो गया है, और दौरा जो आता है वो उससे, तो सीटी स्कैन कराया जाता है तब पता लगता है कि दिमाग में इनके कीड़ा पहुंच जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को फिट, जो दिमाग में सूजन और कीड़े मारने की दवाई है वो चलती है, और उसके बाद जो फिट्स रोकने की दवा है वो उसकी 1-2 साल चलती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। चांसेस हैं इसमें ठीक होने के भी? ऐसा नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग आप इस चीज़ से सफ़र करेंगे? लाइफ लॉन्ग एक रिस्क रहता है कि उसको दौरे आगे आ सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स अगर 1-1.5 साल 2 साल उसको अगर दवाइयों पे अगर दौरा नहीं आता है तो हम दवा कम कर देते हैं, ये मान के कि आगे चल के इसको दौरे नहीं आएंगे। लेकिन चांसेस हर समय एक रहता है कि लाइफ में कभी भी इसको रिकरेंस या फिट्स आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, ये बताइए कि बहुत बार हमने सुना है कि बच्चों के दिमाग में पानी भर गया,
क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है, और क्या ये कोई बीमारी है, ऐसा होता भी है? और ये पानी भरता कहाँ से है, ये भी बताइए। देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हाइड्रोकेफलस इसको बोलते हैं। और दिमाग में पानी सभी के होता है, आपके हमारे सबके दिमाग में पानी है, जिसको कि CSF बोलते हैं। और CSF का एक रास्ता होता है जहाँ पे वो बनता है, बहता हुआ जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब कभी हमारी बॉडी में उस रास्ते में पानी के CSF के रास्ते में कहीं ब्लॉकेज आता है, और ब्लॉकेज किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे ब्रेन के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या वहाँ पे किसी मांस वगैरह की वजह से हो सकता है, या आपके पैदाइशी एक्यूडक्टल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। तो अगर रास्ते में कहीं पानी के CSF के ब्लॉकेज है तो आपका एक साइड से बनता रहेगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा जहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है, तो दिमाग में पानी बढ़ता रहेगा। ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन एडल्ट्स में भी होता है। ठीक है, तो और इसका इलाज भी है, इसमें शंटिंग ऑपरेशन किया जाता है, VP शंट या एंडोस्कोपिक फेनेस्ट्रेशन होता है। तो दोनों ही द्वारा इसका इलाज है, चाहे आप VP शंट भी करा सकते हैं या दूरबीन द्वारा भी इसमें एक रास्ता बना दिया जाता है जहाँ से पानी एब्जॉर्प्शन के लिए खुल जाता है। ठीक है सर, हमें ये बताइए कि लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि चेहरे के आधी तरफ, कान के पास से आपके हाफ फेस पे झुंझुनाहट सी है, करंट जैसा दौड़ रहा है, सुन्न पड़ गया है। रीज़न क्या है इसके पीछे? कई बार होता है कि हवा लगी ज़्यादा दर्द होने लगा, साउंड में बैठे तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। रीज़न क्या है इसके पीछे, ये स्टिम्युलेशन क्यों है? देखिए जिस बीमारी की आप बात करते हैं, इसको ज़्यादातर ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में देखा गया है। और ऐसे केसेस में करंट सा सेंसेशन होता है जो कि आपके फेस से, एक साइड ऑफ फेस से ऊपर हेड की तरफ भागता है। तो ऐसे में काफ़ी पेशेंट पहले डेंटल की तरफ जाते हैं, डेंटिस्ट को दिखाते हैं, और लगता है कि वहाँ पे कोई कीड़ा वीड़ा होगा इस तरह से, और टूथ में कुछ परेशानी की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उनका डेंटल एक्सट्रैक्शन वगैरह से भी पेन नहीं जाता है तो पेशेंट हमारे पास आता है, और ऐसे में पेशेंट को मेडिसिन से ठीक किया जाता है, और मेडिसिन काफ़ी कारगर हैं और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, ये बताइए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आज की डेट में जो आम देखे गए हैं वो स्पॉन्डिलाइटिस के ही हैं। लाइफस्टाइल इसका रीज़न कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पर सबसे ज़्यादा केसेस इसके हैं। बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, बड़ों में भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इसका रीज़न क्या है बढ़ते केसेस का? देखिए इसके सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस है, इनके जो कारण हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, गर्दन झुका के बिल्कुल लगे रहना किताबों में। तो जितना हमारा गर्दन का पोर्शन डाउन रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो ये पूरा जो ज़ोर है हमारे शरीर का वो गर्दन पे पड़ता है। तो जितना ज़ोर हमारे गर्दन पे पड़ेगा उतना ज़्यादा ही सर्वाइकल होने के चांसेस बढ़ते हैं। और ओल्ड एज में या मिडिल एज में लोग 2-2, 3-3 पिलो लगा के जो लेटते हैं, या सोफ़े पे लेट गए हैं पिलो लगा के, तो ऐसे केसेस में जो हमारा पोस्चर है नेक का, ठीक है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल के चांसेस बढ़ते हैं। और जो औरतों में है, जो घर की जो महिलाओं में जो है, उनकी आदत, उनको खाना बनाना पड़ता है बिल्कुल गर्दन झुका झुका के, उनको सुबह दोपहर शाम रात का खाना बनाना होता है, तो उसके वजह से भी पूरा जो उनका नेक पोस्चर डाउन की तरफ रहता है, तो पूरा जोर उनका गर्दन पे आता है। इस वजह से सर्वाइकल के केसेस हर उम्र में और हर किसी को बढ़ते नजर आते हैं। सर इसको कैसे रोका जा सकता है? वर्क फ्रॉम होम है लोगों का, घर से बैठ कर के लैपटॉप पे लगे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि आप घर से क्लासेस करिए, या बच्चों को टाइम पास के लिए माँ बाप फ़ोन दे देते हैं, तो वो पोस्चर को तो आप रोक नहीं सकते हैं, बट इसके अलावा आप इसमें कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिससे समय बढ़ सकता है, टाइम गैप बढ़ सकता है? इसको लेकर के क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इसका अपना पोस्चर जो है स्टडी का या फिर कुछ भी काम करने का, वो सही रखना चाहिए। आपको गर्दन झुका के काम नहीं करना चाहिए, गर्दन सीधा रखना चाहिए, आंखों को नीचे करके ही काम करना चाहिए। ज़्यादातर अगर आपको लैपटॉप वगैरह है तो उसको अपनी आई लेवल के सामने रखिए, मोबाइल है आई लेवल के सामने रखिए, और मोबाइल टीवी वगैरह आप देख रहे हैं तो सोफे पे बैठे हैं तो आपको लेट के पिलो 2 पिलो 3 पिलो की ज़रूरत नहीं है। आप बैठ के और हेड स्ट्रेट करके भी देख सकते हैं। और सोते वक्त तो आपको तकिया 1 या 2 तकिया आप लगाइए, बहुत लगाना भी है तो बहुत पतला तकिया लगाइए, लेकिन मैं तो तकिया लगाने को ही रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल तकिया नहीं लगाइए।
और बाकी इसमें आराम आपको जो आपका लाइफस्टाइल आपने जब चेंज कर लिया तो फिर आपको फिजियोथेरेपी, जो नेक की फिजियोथेरेपी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जिसको बोलते हैं, वो आपको स्टार्ट करना है, तो उससे काफ़ी सर्वाइकल में आराम आता है। सर, एक्सरसाइजेस का क्या महत्व है न्यूरो से जुड़ी बीमारियों में? कितना विगरस करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन सी स्टेज पे रुक जाना चाहिए जब लगे कि अब दर्द ज़्यादा है? तो क्या है इसका? अगर आपको एक्यूट पेन है कहीं पे भी, बैक एक बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन आ रहा है, लोअर बैक एक है आपका, या गर्दन में बहुत ज़्यादा कहीं दर्द है, तो उस समय आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उस समय आपको पेन किलर्स लेके आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। उससे जब आपका पेन जब सबसाइड हो जाए, कम हो जाए, तब आपको एक्सरसाइज पे, फिजियोथेरेपी पे जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया सर्वाइकल में अच्छा रोल है। सर्वाइकल में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो जो नेक की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होगी, और सर्वाइकल जो चक्कर आ रहा है वगैरह, लोगों को नेक पेन होता है, वो कम होगा। और बैक पेन में भी फिजियोथेरेपी का अच्छा रोल है, लेकिन आपका एक्यूट पेन में नहीं है। आपका जब पेन थोड़ा सबसाइड हो जाए, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज के लिए जाएं, तो काफ़ी अच्छा लोगों को आराम आता है। ठीक है सर, ये बताइए कि न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम उससे दूर रहना चाहते हैं या हम उसको अपने लाइफस्टाइल से हेल्दी रखना चाहते हैं, तो कैसे किया जा सकता है? दिमाग को हेल्दी रखना, क्या कोई इसमें मेडिटेशन आप बताएंगे या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे? हेल्दी कैसे रखा जा सकता है? देखिए, हेल्दी आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने पे ही ज़्यादा आपको आप न्यूरो की बीमारियों से तभी बच सकते हैं जब आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी मॉडिफाई करें। ठीक है, आपको रोज़ अपने लाइफस्टाइल में योगा, मेडिटेशन लेके आना होगा। डेली आपको एक्सरसाइज, नॉट जिम, लेकिन एक्सरसाइज आपको रनिंग, वॉकिंग, ये सब लेके आनी होगी आपकी लाइफस्टाइल में। आपको स्ट्रेस कम से कम लीजिए, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करिए, बाहर का खाना, फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आपको कम लेने हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप अवॉइड करेंगे तब आपको न्यूरो से थोड़ी चीज़ें बची जा सकती हैं। बाकी आपको जो सुबह की सनलाइट है उससे विटामिन डी काफ़ी मिलता है, तो आपको वो लेना चाहिए। आजकल कोई इतना हेक्टिक शेड्यूल है लोगों का कि कोई सनलाइट में तो जा ही नहीं पाता है। तो सनलाइट है नहीं, अगर आप लिए ये भी नहीं कर पा रहे तो आपको विटामिन सप्लीमेंट्स, विटामिन बी, डी के सप्लीमेंट्स आपको आप लीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा रहता है। डॉक्टर, लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए। कोई एक ऐसी टिप जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? मैं तो लोगों को हर समय यही कहता हूँ कि भाई जितना योगा आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, मेडिटेशंस और एक्सरसाइज, उतना ज़्यादा आप न्यूरो की बीमारियों से दूर होंगे, और जिसको बीमारियां हैं वो कम भी होंगी। जी। बाकी कभी किसी को न्यूरो से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसमें आप लापरवाही ना करें, जाएँ जो आपको नियरेस्ट सेंटर, जो न्यूरो इक्विप्ड सेंटर है, उस पर जाके आप दिखाएं। और कभी भी हेडेक का, बैकएक को आप उसको आप अवॉइड ना करें। तो आज डियर जिंदगी में मौजूद थे डॉक्टर प्रशांत गोयल, जो कि पेशे से न्यूरो सर्जन है। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने नर्वस सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। योगा करें, मेडिटेट करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें। एक बार फिर हाजिर होंगे डियर जिंदगी में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ABC न्यूज़। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.